रिच डैड एंड पुअर डैड। अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। जैसे पहले ही कहा जा चुका है कि मैंने जो लिखा है मैं आपको वैसा करने की सलाह नहीं देता हूँ। मैं सिर्फ आपको यह समझाना चाहता हूँ कि यह आसान है और संभव है। बात इतनी सी है कि औसत आदमी के लिए $1,00,000 से ज़्यादा की प्रति वर्ष आय अच्छी होती है और इसे हासिल करना ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है। बाजार कैसा है और आप कितने स्मार्ट हैं इस बात पर निर्भर करता है कि आप 5 से 10 साल में ऐसा कर सकते हैं। अगर आप अपने खर्च को कम कर सकते हैं तो $1,00,000 की अतिरिक्त आय आपको सुखद लगेगी, चाहे आप काम कर रहे हो या नहीं। आप चाहे तो काम कर सकते हो या चाहे तो आप काम छोड़ भी सकते हो और सरकारी टैक्स सिस्टम को अपने विरोध के बजाय अपने समर्थन में भी प्रयुक्त कर सकते हो। मेरा व्यक्तिगत आधार रियल इस्टेट है। मैं रियल इस्टेट से प्रेम करता हूँ क्योंकि यह स्थायी और धीमी गति से चलने वाली होती है। मैं ठोस आधार को पसंद करता हूँ। कैश फ्लो भी आम तौर पर स्थायी ही होता है और अगर इसे अच्छी तरह मैनेज किया जाए तो इसकी कीमत बढ़ने की भी अच्छी संभावना होती है। रियल इस्टेट की ठोस आधारशिला होने के कारण मैं जोखिम भरे स्टॉक्स खरीदने का खतरा मोल ले सकता हूँ। अगर मुझे स्टॉक मार्केट में खास मुनाफा होता है तो मैं मुनाफे पर कैपिटल गेन्स टैक्स देता हूँ और बची हुई रकम को रियल इस्टेट में लगा देता हूँ ताकि मेरी संपत्ति की नींव और ज़्यादा मजबूत हो जाए। रियल इस्टेट पर एक और बात, मैं दुनिया भर में घूमा हूँ और मैंने हर जगह निवेश करना सिखाया है। हर शहर में मुझे यह सुनने में आया है कि रियल इस्टेट को सस्ते में नहीं खरीदा जा सकता है। यह मेरा अनुभव नहीं है। न्यूयॉर्क या टोक्यो में या शहर से थोड़ा सा दूर ऐसे शानदार मौके हैं जिन्हें अधिकतर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। सिंगापुर में जहां अभी रियल इस्टेट की कीमतें बहुत ज़्यादा चल रही है, ऐसी बहुत सी प्रॉपर्टीज़ है जो चंद मिनटों की ड्राइविंग की दूरी पर है। इसलिए जब भी मैं किसी को यह कहते सुनता हूँ कि आप यह ऐसा नहीं कर सकते हैं तो मैं उन्हें यह याद दिलाता हूँ कि शायद आपको यह कहना चाहिए। मैं नहीं जानता कि यह ऐसा कैसे किया जा सकता है। अभी तक महान अवसरों को आपकी आंखें नहीं देख सकती, उन्हें आपके दिमाग से देखा जा सकता है। अधिकतर लोग सिर्फ इसलिए अमीर नहीं बन पाते हैं क्योंकि उन्हें यह जानने के लिए आर्थिक ट्रेनिंग ही नहीं मिला होता कि वे अपने सामने पड़े हुए अवसरों को देख सकें और उन्हें पहचान सकें। मुझसे अवसर पूछा जाता, मैं शुरुआत कैसे करूं? पिछले अध्याय में मैंने आर्थिक आज़ादी की राह पर चलने वाले 10 कदमों का उल्लेख किया है, परंतु यह हमेशा याद रहे कि आपको मज़ा आना चाहिए। यह केवल एक खेल है। कई बार आप जीत जाते हैं और कई बार आपको अनुभव मिलता है, परंतु हमेशा आनंद ले। अधिकतर लोग कभी नहीं जीत पाते हैं क्योंकि उन्हें हार का डर लगा रहता है। इसलिए मुझे स्कूल मूर्खतापूर्वक लगता है। स्कूल में हम सीखते हैं कि गलतियाँ बुरी बात होती है और गलतियाँ करने के लिए हमें सज़ा भी दी जाती है, परंतु अगर हम इंसानों की सीखने की प्रक्रिया पर नज़र डालें तो हम पाएंगे कि इंसान गलतियाँ करके अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं ही सीखते हैं। हम गिर कर ही चलना सीख पाते हैं। अगर हम कभी नहीं गिरे तो हम कभी चल भी नहीं पाएंगे। यही मोटरसाइकिल चलाने के बारे में भी सही है।
मेरे घुटनों पर अब भी चोट के निशान हैं, परंतु आज मैं बिना सोचे मोटरसाइकिल चला सकता हूँ। यही अमीर बनने के बारे में भी सही है। दुर्भाग्य से अधिकतर लोग के अमीर न बन पाने का मुख्य कारण यह है कि वे हारने से डरते हैं। जीतने वाले हारने से नहीं डरते, परंतु हारने वाले डरते हैं। सफलता की प्रक्रिया का एक भाग असफलता भी होती है। जो लोग असफलता से बचते हैं, सफलता उनसे बचती है। मैं पैसे कमाने को टेनिस के खेल की तरह मानता हूँ। मैं मेहनत से खेलना, गलतियाँ करता हूँ, गलतियाँ सुधारता हूँ और ज़्यादा गलतियाँ करता हूँ, सुधारता हूँ और इस तरह से मेरा खेल सुधरता जाता है। अगर मैं खेल में हार जाता हूँ तो मैं नेट के पास जाकर अपने विरोधी से हाथ मिलाता हूँ, मुस्कुराता हूँ और कहता हूँ अगले शनिवार को मिलेंगे। निवेशक दो तरह के होते हैं। पहले और सबसे आम तरह के निवेश वे लोग होते हैं जो एक पैकेज में निवेश करते हैं। वे रियल आउटलेट में फ़ोन करते हैं, जैसे एक रियल एस्टेट कंपनी या स्टॉक ब्रोकर या आर्थिक प्लानर को, और फिर वे कुछ खरीदते हैं। यह एक फंड, RIRT, स्टॉक या ब्रांड हो सकता है। यह निवेश का एक अच्छा, साफ सुथरा और आसान तरीका है। यह उसी तरह की खरीदारी हो गई जैसे कोई ग्राहक कंप्यूटर स्टोर में जाकर शेल्फ पर रखे कंप्यूटर को खरीद ले। दूसरी तरह के निवेशक वे होते हैं जो निवेशकों को बनाते हैं। इस तरह के निवेशक आमतौर पर सौदे को करते हैं, जिस तरह कंप्यूटर इंजीनियर कंप्यूटर के पुर्जों को अनस्टेबल करते हैं। मैं यह तो नहीं जानता कि कंप्यूटर के पुनों में किस तरह अनस्टेबल किया जाता है, परंतु मैं यह जानता हूँ कि आर्थिक अवसरों के पुर्जों को किस तरह अनस्टेबल किया जाता है। यह मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो ऐसा कर सकते हैं। दूसरे किस्म का निवेशक ही प्रोफेशनल निवेशक होता है। कई बार तो पुत्रों को इकट्ठा करने में सालों लग जाते और कई बार वे कभी इकट्ठा नहीं हो पाते। मेरे अमीर डैडी ने मुझे दूसरे किस्म का निवेशक बनने के लिए प्रोत्साहित किया है। यह सीखना जरूरी है कि पूंजों को किस तरह अनस्टेबल जाए, क्योंकि कहीं पर भारी जीत का मौका होता है और अगर किस्मत आपके साथ न हो तो कहीं पर भारी नुकसान का खतरा भी होता है। अगर आप दूसरे किस्म के निवेशक बनना चाहते हैं तो आपको मुख्य रूप से 3 मुख्य दक्षताएं विकसित करने की ज़रूरत है। आर्थिक बुद्धि के अलावा इन दक्षताओं की ज़रूरत होती है। पहला, किस तरह ऐसे मौके को खोजें जो दूसरों को दिखाई नहीं देते हो। दूसरे लोग अपनी आँखों से उस मौके को नहीं देख पाएंगे, पर आप अपने दिमाग से उस मौके को देख सकते हैं। उदाहरण के लिए, मेरे एक दोस्त ने एक पुराना घर खरीदा जो दिखने में बुरा सा था। हर एक को हैरत थी कि उसने इसे क्यों खरीदा, परंतु दूसरे जो नहीं देख पाए थे और जो उसने देख लिया था वह यह था कि उस घर के साथ 4 खाली ज़मीन के टुकड़े भी थे। उसने यह कंपनी जाकर पता कर लिया था कि घर खरीदने के बाद उसने उसे तोड़ दिया और उन 5 प्लाटों को बिल्डर को बेच दिया। इस सारे सौदे में उसे अपने मूल निवेश से 3 गुना रकम मिली। उसने 2 महीने के काम में $75,000 कमा लिए। यह बहुत ज़्यादा रकम तो नहीं है, परंतु यह न्यूनतम वेतन से तो ज़्यादा ही है और यह तकनीकी रूप से कठिन भी नहीं है। दूसरा, पैसे किस तरह जुटाए जाए। औसत आदमी बैंक जाता है, परंतु इस दूसरे किस्म के निवेशक को यह पता होना चाहिए कि पूंजी किस तरह जुटाई जाए और बिना बैंक जाए कितने तरीके से पैसा जुटाया जा सकता है। मैंने यह सीखा कि बिना बैंक की मदद लिए घर
कैसे खरीदा जा सकते हैं। घर खरीदना जरूरी नहीं है, परंतु पैसा इकट्ठा करना बहुमूल्य कला है। अक्सर मैं लोग को यह कहते सुनता हूँ कि बैंक मुझे कर्ज नहीं दे रही है या मेरे पास इसे खरीदने के लिए पैसा नहीं। अगर आप दूसरे किस्म के निवेशक बनना चाहते हैं तो आपको यह सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि इसी कारण अधिकतर लोगों की योजनाएं ठप हो जाती है। दूसरे शब्दों में, अधिकतर लोग सिर्फ इसलिए सौदे नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता। अगर आप इस बाधा को पार कर सकते हैं तो आप ऐसे लोगों से मिलो आगे होंगे जिन्होंने इन दक्षताओं को नहीं सीखा। ऐसे कई मौके आए हैं जब मैंने घर या स्टॉक या अपार्टमेंट बिल्डिंग को खरीदा है, जबकि मेरी बैंक में एक भी पाई नहीं थी। मैंने एक अपार्टमेंट हाउस को 12 लाख में खरीदा। मैंने इसके लिए एक अनुबंध किया जो खरीदारों और बेचने वाले के बीच में लिखित अनुबंध था। फिर मैंने $1 लाख का डिपॉजिट इकट्ठा किया, जिससे मुझे बाकी पैसे को जुटाने के लिए 9 दिन की मोहलत मिल गई। मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं जानता था कि इसकी असली कीमत $20 लाख थी। मैंने इस पैसे को कभी नहीं जुटाया। इसके बजाय जिस आदमी ने मुझे $1 लाख दिए थे, उसने मुझे $50,000 दिए ताकि वह मेरी जगह पर आ जाए, और इस तरह वह मेरी जगह पर आ गया और मैं उस निवेश से बाहर निकल गया। और इस काम में मेरे कुल जमा 3 दिन लगे। एक बार फिर मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप क्या खरीदते हैं यह ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी यह है कि आप कितना जानते हैं। निवेश करना खरीदना नहीं है, यह एक ज्ञान है। तीसरा, किस तरह स्मार्ट लोगों को संगठित किया जाए। ऐसे लोग समझदार होते हैं जो या तो अपने से ज़्यादा समझदार लोगों के साथ काम करते हैं या उन्हें काम पर रखते हैं। जब भी आपको सलाह की ज़रूरत हो तो यह सुनिश्चित कर लें कि आपका सलाहकार समझदार हो। सीखने के लिए बहुत कुछ है, परंतु इसके पुरस्कार भी बहुत कीमती हो सकते हैं। अगर आप इन दक्षताओं को नहीं सीखना चाहते हो तो आपको पहली किस्त का निवेशक बनने की सलाह दी जाती है। आप जो जानते हो वही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। आप जो नहीं जानते हो वही आपका सबसे बड़ा जोखिम है। जोखिम तो हमेशा रहता है, इसलिए इससे बचने के बजाय इसे मैनेज करना सीखें। अध्याय 7, सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए काम ना करें। 1995 में मैंने सिंगापुर में एक अखबार में इंटरव्यू दिया। युवा महिला रिपोर्टर समय पर आ गई और इंटरव्यू तत्काल शुरू हो गया। हम एक आलीशान होटल में कॉफ़ी की चुस्कियाँ लगा रहे थे और मेरी सिंगापुर यात्रा के लक्ष्य पर चर्चा कर रहे थे। मैं प्लेटफॉर्म पर बैठने वाला था, वे प्रेरणा पर चर्चा करने वाले थे और मैं अमीरों के रहस्य पर बोलने वाला था। एक दिन मैं भी आपकी तरह बेस्ट सेलिंग लेखक बनना चाहती हूँ, उस महिला ने कहा। मैंने उसके कई लेख पढ़े थे और मैं उनसे प्रभावित हुआ था। उसकी लेखक शैली दमदार और स्पष्ट थी। उसने लेखों में पाठकों की रुचि जगाने की क्षमता थी। आपकी शैली बहुत बढ़िया है, मैंने जवाब में कहा। कौन सी चीज़ आपको अपने सपनों को हकीकत में बदलने से रोक रही है? मेरा काम कहीं का कहीं जाता है, उससे शांतिपूर्वक कहा। हर आदमी कहता है कि मेरा उपन्यास बढ़िया है, परंतु कुछ नहीं होता, इसलिए मैं अखबार के लिए काम कर रही हूँ। कम से कम इससे मेरा खर्च तो चल जाता है। क्या आप इस बारे में कोई सुझाव देना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, मैंने जोश से कहा। सिंगापुर में मेरा एक दोस्त है, वह एक स्कूल चलाता है जहाँ लोगों को बिक्री संबंधित ट्रेनिंग दिया जाता है। वह सिंगापुर में कई चोटी के कॉरपोरेशन के लिए सेल्स ट्रेनिंग कोर्स चलाता है और मैं समझता हूँ कि उसके कोर्स में शामिल होने से आपका करियर बहुत ज़्यादा विकसित हो जाएगा। उसका शरीर सख्त हो गया।
आप क्या कहना चाहते हैं कि मैं बिक्री सीखने के लिए मुझे स्कूल जाना पड़ेगा? मैंने सहमति से सिर हिलाया। आप सचमुच ऐसा कह रहे हो या मजाक कर रही हो? एक बार फिर मैंने सहमति में सिर हिलाया। इससे गलत ही क्या है? मैं अब अपने शब्द वापस लेना चाहता था। उसे मेरी किसी बात से बुरा लग गया था और अब मैं सोच रहा था कि कितना अच्छा होता अगर मैंने उसे कुछ भी सुझाव नहीं दिया होता। उसकी मदद करने की कोशिश में अब मैं खुद के सुझाव की रक्षा करता नज़र आ रहा था। मेरे पास अंग्रेजी साहित्य में मास्टर्स डिग्री है। मैं सेल्समैन बनना सीखने के लिए स्कूल क्यों जाऊं? मैं एक प्रोफेशनल हूँ। मैं ट्रेनिंग होने के लिए स्कूल गई थी ताकि मुझे सेल्समैन न बनना पड़े। मैं सेल्समैनों से नफ़रत करती हूँ। उन्हें केवल पैसा चाहिए होता है। तो आप मुझे बताइए कि मैं सेल्स का अध्ययन क्यों करूँ? अब वह अपना बैग ताकत से बंद कर रही थी। इंटरव्यू ख़त्म हो गया था। कॉफ़ी टेबल पर मेरी एक बेस्ट सेलिंग पुस्तक रखी हुई थी। मैंने उसे उठाया और उस महिला द्वारा लिखे गए नोट्स को भी अपने दूसरे हाथ में रखा। क्या आप इसे देख सकती हैं? मैंने उसके नोट्स की तरफ इशारा किया। उसने अपने नोट्स पर नज़र डाली। क्या? उसमें उलझन में कहा। एक बार फिर मैंने उसके नोट्स की तरफ जानबूझकर इशारा किया। उसके पैड पर उसने लिखा था, रॉबर्ट कियोसाकी बेस्ट सेलिंग लेखक। यह पर बेस्ट सेलिंग लेखक लिखा हुआ है, न कि बेस्ट राइटिंग लेखक। उसकी आंखें तत्काल फैल गई। मैं बहुत बुरा लेखक हूँ। आप बहुत बढ़िया लेखिका है। मैं सेल्स स्कूल गया हूँ। आपके पास मास्टर डिग्री है। दोनों को इकट्ठा कर ले और आप एक बेस्ट सेलिंग लेखिका और बेस्ट राइटिंग लेखिका बन सकते हैं। उसकी आंखों में गुस्सा था। मैं कभी इतने नीचे नहीं गिरूंगी कि बिक्री सीखने के लिए ट्रेनिंग लूं। आप जैसे लोग को तो लिखना ही नहीं चाहिए। मैं एक प्रोफेशनल लेखिका हूँ और आप एक सेल्समैन हैं। यह सही नहीं है। उसने अपने बाकी के नोट्स भी समेट लिया और वह सिंगापुर की उस नम सुबह में तेज़ी से बाहर चली गई। कम से कम उसने अगले दिन मुझे एक अच्छा कवरेज दिया। दुनिया स्मार्ट, गुणी, शिक्षित लोगों से भरी हुई है। हम उनसे हर दिन मिलते हैं। वे हमारे चारों तरफ हैं। कुछ दिनों पहले मेरी कार में कुछ गड़बड़ आ गई थी। मैं एक गैरेज में गया और युवा मैकेनिक ने उसे कुछ मिनटों में ही ठीक कर दिया। इंजन की आवाज़ सुनकर ही उसे समझ आ गया था कि गड़बड़ कहाँ थी। मैं हैरत था। दुखद सच तो यह है कि प्रतिभा ही पर्याप्त नहीं होती। मुझे लगातार यह देख कर झटका लगता है कि प्रतिभा संपन्न लोग कितना कम कमा पाते हैं। मैंने अभी हाल ही में सुना कि 5% से भी कम अमेरिका एक साल में $1 लाख से ज़्यादा कमा पाते हैं। मैं ऐसे प्रतिभाशाली और उच्च शिक्षित लोगों से मिला हूँ जो एक साल में $20,000 से भी कम कमा पाते हैं। मेडिकल व्यवसाय में विद्वान रखने वाले एक व्यवसायी सलाहकार मुझे बता रहा था कि कितने डॉक्टर, दंत चिकित्सक और दूसरे लोग पैसे की समस्या से जूझ रहे हैं। और मेरी सोच यह थी कि एक बार डॉक्टर बनने के बाद तो पैसा उनके घर बरसने लगता होगा। इन व्यवसायी सलाहकार ने मुझे एक बढ़िया वाक्य दिखाए, वे भारी दौलत से सिर्फ एक दक्षता दूर हूँ।